हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बोर्ड फाइनल एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस केमिस्ट्री का टॉपिक है और वो टॉपिक है संक्षारण यानी कोरोजन। इस टॉपिक से आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम में साइंस के अंदर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, समझ कर जाना, तरीके से लिख कर आना। तो चलो बिना वक्त जाया किए डायरेक्टली समझना शुरू करते हैं कि संक्षारण यानी कि कोरोजन क्या होता है। तो बहुत सिंपल चीज है। कोरोजन यानी कि संक्षारण का ये अर्थ होता है कि जब धातु को हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो धातु क्या करता है, वातावरण में मौजूद या फिर वातावरण की हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से और फिर वातावरण में मौजूद आर्द्रता यानी पानी से अभिक्रिया कर लेता है। और इन सभी चीजों से अभिक्रिया करके वो धातु अपने सतह पर हानिकारक पदार्थ बना लेता है। ऐसा हानिकारक पदार्थ बना लेता है जो धातु के चमक को भी खराब करता है और उसकी मजबूती को भी खराब करता है। और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को कहा जाता है संक्षारण। उम्मीद करता हूं कि संक्षारण समझ में आया होगा। ओवरऑल यही समझना कि धातु के सतह के ऊपर हानिकारक पदार्थ का बन जाना जो उसकी चमक को और उसकी मजबूती को खराब करता है, ये होता है संक्षारण। अब बात करते हैं हम लोग संक्षारण के एग्जाम्पल के ऊपर। तो संक्षारण के लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो आप 3 एग्जाम्पल लिखना। पहला, जंग लगना लिखना, लोहे पर जंग लगना। आप उसको डिफाइन करना, लोहे पे जंग लगना है क्या क्या मतलब है। तो जब लोहा को, आपने देखा होगा हमारी डेली लाइफ में लोहा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो लोहे को अगर आप खुले वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो वो क्या होगा, लोहा हवा के ऑक्सीजन गैस से और वातावरण में मौजूद आर्द्रता यानी पानी से लोहा अभिक्रिया करेगा। 2 चीजों से लोहा अभिक्रिया करेगा। ये हो गया आपका लोहा Fe, और वो वातावरण के आर्द्रता यानी पानी और ऑक्सीजन गैस से लोहा क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा और अपने सतह पर लाल भूरे रंग का हानिकारक पदार्थ बना लेगा। और फिर वो अपने सतह पर लाल भूरे रंग का हानिकारक पदार्थ बना लेगा और उसी लाल भूरे रंग के हानिकारक पदार्थ को आप जंग कहते हैं, जो कि ये जंग का रासायनिक सूत्र है और ये उसका रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोहे पर जंग लगना भी समझ में आ गया होगा और ये एक संक्षारण का उदाहरण है। अगर आता है कि लोहे पे जंग लगना क्या है तो आप आराम से समझा सकते हैं कि लोहे को खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो लोहा क्या करेगा कि वातावरण के ऑक्सीजन गैस से और आर्द्रता यानी पानी से अभिक्रिया कर लेगा और फिर अपनी सतह पर लाल भूरे रंग का पदार्थ बना लेगा, जिसे हम जंग कहते हैं। और ये क्रिया जंग लगना कहलाता है। और वो जंग जो है रासायनिक रूप से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। अब अगला सवाल ये आता है कि जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है लोहे को। तो बहुत सारा तरीका है, जिसमें कुछ कॉमन तरीका समझते हैं, जैसे कि पेंट करना। तो लोहे के सतह पर हम लोग पेंट कर देंगे। तो पेंट करने से क्या होगा कि जब लोहे की सतह पर पेंट कर देंगे तो लोहा क्या करेगा कि हवा और आर्द्रता के संपर्क में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आसपास आर्द्रता यानी पानी और हवा का ऑक्सीजन गैस भी है, लेकिन लोहे के ऊपर क्या है, पेंट। तो पेंट इन दोनों चीज को लोहे से संपर्क नहीं करने देगा, जिसके बाद लोहा इन दोनों चीज से अभिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं करेगा। फलस्वरूप लोहे का जो है संक्षारण या फिर उसका जंग लगना बच जाएगा। सेम तरीके से ग्रीस या तेल लगा सकते हैं, ये भी वैसे ही काम करेगा कि अगर आप लोहे के ऊपर आप ग्रीस लगा देते हो या तेल लगा देते हो तो ग्रीस और तेल आर्द्रता और ऑक्सीजन गैस को लोहे से संपर्क नहीं करने देगा, उनको आपस में अभिक्रिया नहीं करने देगा और फिर संक्षारण उसका रुक जाएगा। अगला है जस्तीकरण। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग से जस्तीकरण के ऊपर 2 नंबर का सवाल हो सकता है। जस्तीकरण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जस्तीकरण करके भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तो अभी इसको नॉर्मली समझ लेते हैं, फिर आगे वीडियो में हम जस्तीकरण को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके इसका प्रोसेस समझाएंगे। लेकिन ये भी अलग से 2 नंबर के सवाल में हो सकता है और जस्तीकरण को हम आगे देखेंगे, वीडियो में कंटिन्यू रहना। सो जस्तीकरण क्या है कि लोहे के ऊपर, जैसे ये मान लो ये लोहा है तो इसके ऊपर जिंक का लेयर यानी जस्ता का लेयर, तो लोहे के ऊपर जब पतली जिंक की लेयर, जस्ता की लेयर चढ़ा देते हैं तो फिर लोहे का जंग लगना बंद हो जाता है और ये क्रिया होता है जस्तीकरण। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसे लोहे के ऊपर अगर हम जस्ता का यानी जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो कैसे उसका जो है संक्षारण रुक जाएगा। तो होता क्या है कि लोहे और जिंक में ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वो जिंक है, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है लोहे की तुलना में। तो आसपास का जो ऑक्सीजन गैस होता है वो लोहे से अभिक्रिया न कर जिंक से अभिक्रिया कर लेता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। तो जिंक का लेयर इस पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जिंक जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और जिंक अपने ऊपर जिंक ऑक्साइड बना लेगा, जो कि खुद में एक जिंक के लिए प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, यानी कि वो एक सुरक्षा लेयर हो गया। समझे कि नहीं। इस तरह से जिंक का लेयर चढ़ाकर लोहे के ऊपर उसको जंग से बचा सकते हैं, यानी उसका जस्तीकरण कर सकते हैं। अगला है विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है और विद्युत लेपन भी 2 नंबर के
क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में हो सकता है अलग से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, देख कर जाना यार। कोई एक टॉपिक अगर तुम पढ़ते हो ना यार, उससे बहुत सारा सवाल बनता है एग्जाम के अंदर। तुम थोड़ा ढंग से 2-4 ही टॉपिक अगर पढ़कर जाते हो ना एग्जाम में, बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन वहां से मैच कर जाता है। तो इसको अलग से भी समझेंगे क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा। और हालांकि ये लोहे को जंग से बचाने के लिए एक मेथड है, तो इसको अभी समझ लेते हैं। तो विद्युत लेपन का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की मदद से हम किसी धातु पर यानी लोहे पर या फिर किसी भी धातु पे किसी दूसरी धातु का परत चढ़ा देते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। यानी विद्युत लेपन का मतलब है एक धातु पे किसी दूसरे धातु का पतली परत चढ़ा देना, ठीक है, विद्युत धारा की मदद से। तो इस क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। आगे इसको भी समझेंगे। तो ये हो गया आपका लोहे का जंग लगना, जो कि संक्षारण का एक उदाहरण है। और फिर ये जो है लोहे को जंग लगने से बचाने का मेथड है। इसको आगे 2 मेथड इसमें और आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखते हैं तांबे का संक्षारण। किसका संक्षारण देखते हैं? तांबे का यानी कॉपर का। तो क्या होता है, जो कॉपर होता है यानी तांबा होता है, ये भी एक धातु है। इसको आप वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो तांबा क्या करता है कि वातावरण के आर्द्रता यानी पानी से और फिर वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से और वातावरण के ऑक्सीजन से तांबा अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करके तांबा अपने सतह पर तांबा हरा रंग का हानिकारक पदार्थ बनाता है। अब वो जो हरा रंग का हानिकारक पदार्थ बनाता है वो है भास्मिक कॉपर कार्बोनेट। यानी तांबा के ऊपर ये हानिकारक पदार्थ बन गया हरे रंग का, जिसको रासायनिक तौर पे भास्मिक कॉपर कार्बोनेट कहेंगे। और उस हानिकारक पदार्थ का ये रासायनिक सूत्र होता है। तो क्या है तांबे का संक्षारण कैसे होता है कि तांबा वातावरण के आर्द्रता यानी पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने सतह पर क्या बना लेता है? हरा रंग का पदार्थ बना लेता है, जो कि भास्मिक कॉपर कार्बोनेट है। अब इसी तरह से देखते हो कि घर में आपके जो तांबे का बर्तन होता है वो देखिएगा लंबे समय तक खुले वातावरण में कैसे यूज होता रहता है, तो उसका जो सतह है वो हरा रंग का हो जाता है। इसका मतलब समझो उसका संक्षारण हुआ है। इसका मतलब ये समझो कि कॉपर जो है वातावरण के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्रता से अभिक्रिया कर लिया और हरे रंग का पदार्थ बना लिया। अब देखिएगा पुराने टाइम की जो कॉपर के क्वाइंस होते हैं वो भी हरा रंग का हो जाता है, मतलब उसका भी संक्षारण हुआ। अब देखिएगा यूएसए का जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी, उसकी भी सतह हरे रंग की हो गई है, क्योंकि लगातार वो वातावरण के इन फैक्टर्स के, इन कारकों के संपर्क में रहता है, इन चीजों से वो अभिक्रिया करता है और उसकी भी सतह हरे रंग की हो गई। लेकिन एक खास बात बताऊं, जो तांबे के ऊपर हरे रंग का जो लेयर बनता है, तांबा जो होता है उसका जब संक्षारण हो जाता है तो उसके ऊपर जो हरे रंग का लेयर आ जाता है हानिकारक पदार्थ, उसको हटाने का एक बड़ा आसान तरीका है। क्या करना, उसको नींबू से या फिर नींबू के घोल से, पानी लीजिए उसमें नींबू मिला दीजिए, तो नींबू से अगर आप तांबा को साफ करते हैं तो उसका हरा लेयर हट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नींबू होता है उसमें अम्ल होता है और जो तांबा के ऊपर हरा रंग का हानिकारक पदार्थ है ये भास्मिक नेचर का होता है। तो जो नींबू है उससे जब साफ कीजिएगा तांबा को तो क्या होगा, नींबू के अंदर अम्ल है और जो तांबा के ऊपर हरा पदार्थ है वो भास्मिक नेचर का है और अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसके ऊपर से हरा रंग का जो हानिकारक लेयर है ये हट जाता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो कैसे हटाओगे तांबा के ऊपर का हानिकारक पदार्थ? उसको किससे साफ करोगे? नींबू से, क्योंकि नींबू में क्या होता है? अम्ल यानी एसिड होता है। और ये जो हरा रंग का हानिकारक पदार्थ है तांबा पे, वो क्या होता है? भास्मिक नेचर का होता है और अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन, यानी एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो क्या होता है? हरा रंग का पदार्थ का जो लेयर वो हट जाता है। तो दोस्तों चलो अब देखते हैं चांदी का संक्षारण। अब चांदी का संक्षारण कैसे होता है? तो क्या होता है कि चांदी लंबे समय में हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर लेता है। चांदी क्या करता है? लंबे समय में हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर लेता है और फिर चांदी अपने सतह पर काले रंग का पदार्थ बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। और इस तरीके से चांदी का भी संक्षारण हो सकता है। अब ये जो चांदी के ऊपर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनता है, उसको दूर करने का सिंपल तरीका है कि हम उसे एसिड में साफ कर सकते हैं। जैसे कि आप नींबू वगैरह से भी साफ करेंगे तो हट जाएगा, क्योंकि नींबू में भी एसिड यानी अम्ल होता है। या फिर सोनार के पास आप ले जाकर उसकी सफाई करा सकते हैं। अब चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जस्तीकरण, यानी ये भी 2 नंबर के सवाल में हो सकता है। जस्तीकरण का सिंपल मतलब है लोहे या इस्पात के ऊपर जस्ता की पतली परत का चढ़ाना जस्तीकरण होता है। लोहा या फिर इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील, इसके ऊपर क्या होगा? जस्ता का पतला परत अगर हम चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। अभी जस्तीकरण होगा कैसे अभी समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब है कि किसी एक धातु पर किसी दूसरे धातु का परत चढ़ाना विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की मदद से हम एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है विद्युत लेपन। और असल में
किसी धातु पर यानी लोहे पर जस्ता की भी परत चढ़ाना हो यानी जस्तीकरण भी करना हो तो विद्युत लेपन का ही सहारा लिया जाता है। अब विद्युत लेपन तो पता है कि विद्युत धारा की मदद से एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। चलो देखते हैं विद्युत लेपन कैसे होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लोहा लेते हैं और जिंक लेते हैं। लोहा वह है जिस पर हमें जिंक की परत चढ़ाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और उस बर्तन में हमें लोहा का रॉड ले लेना है और लोहा का रॉड लेना है और फिर उसी बर्तन के अंदर में एक जिंक का रॉड लेना है। और ध्यान में रहना कि लोहा वह रॉड है जिस पर आपको जिंक का परत चढ़ाना है। तो एक बर्तन लेनी है, अब बर्तन में एक आपको रॉड रखनी है लोहा की और एक रॉड रखनी है जिंक की। अब क्या होगा कि जो रॉड लोहे का है उसको बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़नी है। यानी लोहे की जो रॉड है उसको यानी कि लोहे की जो रॉड है उसको बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना है और जो रॉड ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ता है उसको कहते हैं कैथोड। और फिर जिसकी परत चढ़ानी यानी जिंक की परत चढ़ानी यानी आपको जस्तीकरण करना है तो जो जिंक होगा उसको बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना है और जो रॉड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ता है वो एनोड कहलाता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में आपको लोहा रखना है और आपको जिंक रखना है। जो लोहा है उस पर परत चढ़ानी है और जो जिंक है जिसकी परत चढ़ानी है और फिर लोहे को आपको बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना है यानी उसको कैथोड का रूप दे देना है और जो जस्ता है उसको बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना है यानी वो एनोड बन जाएगा। और फिर याद रखिएगा जिस चीज का परत चढ़ाना है यानी आपको जिंक का परत चढ़ाना है तो जिंक का ही कोई यौगिक यानी जिंक का ही एक विलयन भी लेना पड़ेगा, जैसे कि जिंक सल्फाइड ZnSO4। याद रखिएगा जिसकी परत आपको चढ़ानी है यानी जिसका आपने एनोड लिया उसी धातु का आपको एक विलयन लेना है यानी जिंक सल्फेट मैंने ले लिया। ओके, अब ये पूरा सिस्टम रेडी करने के बाद अब आप धारा प्रवाहित करेंगे। ये पूरा सिस्टम तैयार कर लिया, अब इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि पूरा सेटअप तो आपको समझ में आया होगा। जिसका परत चढ़ाना है वो आपका एनोड बनेगा, जैसे जिंक की परत चढ़ानी है तो जिंक का एनोड बनाना है, उसको धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना है। और जिस पर परत चढ़ाना है उसका कैथोड बनाना है यानी उसको बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना है। और फिर जिसका परत चढ़ाना है उसका ही आपको लेना पड़ेगा विलयन। ठीक है, जैसे कि मैंने जिंक सल्फेट ले रखा है और फिर इसमें हम लोग धारा प्रवाहित कराएंगे। तो क्या होगा जब धारा प्रवाहित कराएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा। ये आपका आयरन है Fe, ये आपका जिंक है Zn। क्या होगा कि जो जिंक विलयन में जो जिंक सल्फेट है यानी जिंक सल्फेट का जो विलयन है ये आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइज यानी आयनीकृत हो जाएगा। जैसे हमने लिया है ZnSO4 का विलयन, इसके अंदर क्या मौजूद है, ZnSO4 का विलयन, ये आयनीकृत हो जाएगा यानी Zn धनात्मक आयन में टूट जाएगा और SO4 ऋणात्मक आयन में टूटेगा। क्या होगा जब धारा प्रवाहित कराया जाएगा तो जिंक सल्फेट का जो विलयन है उस बर्तन के अंदर वो आयनीकृत होगा, वो आयन में टूटेगा। जिंक धनात्मक आयन में टूट जाएगा और सल्फेट SO4 ऋणात्मक आयन में टूटेगा। अब क्या होगा कि जो धनात्मक आयन जिंक है वो क्या करेगा, चला जाएगा आपको कैथोड रॉड पर और कैथोड रॉड पर जाके जिंक में तब्दील हो जाएगा, Zn में तब्दील हो जाएगा और फिर इसके अंदर सिर्फ सल्फेट आयन मौजूद रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या होगा यहां पर कि जो इस विलयन के अंदर जिंक सल्फेट था, धारा की वजह से वो आयनीकृत हो जाएगा, आयन्स में टूट जाएगा। जैसे कि जिंक जो होगा, विलयन का जिंक जो होगा वो जिंक धनात्मक आयन में टूटेगा और जो विलयन का जिंक सल्फेट में सल्फेट जो है ऋणात्मक आयन में टूटेगा, यानी विलयन के अंदर आयनीकरण होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, जो जिंक धनात्मक आयन है वो फटाक से कहां आ जाएगा, कैथोड पर आ जाएगा और जिंक में तब्दील हो जाएगा। और इस तरीके से कैथोड किसका बनाया था, आयरन यानी लोहे का बनाया था। इसका मतलब है कि लोहे के ऊपर जिंक का परत आ चुका है। अब आप बोलोगे सर विलयन का जो जिंक है वो तो चला गया है इस पर, कैथोड पर आयरन पर चला गया, विलयन में तो सल्फेट आयन के रूप में SO4-2 आयन के रूप में, सल्फेट का क्या होगा भाई, यही बात है समझने वाली। अब क्या होगा दोस्त कि जो आपका सल्फेट आयन है इसको कोई नुकसान नहीं होगा। जो एनोड वाला जिंक है ना, ये एनोड वाले जिंक से जिंक आयन निकलेगा। क्या निकलेगा, एनोड वाले जिंक से जिंक आयन निकलेगा और फिर ये जिंक आयन सल्फेट के साथ जाकर अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा। बोले कि सर थोड़ा मामला कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोस्त प्रोसेस तो समझना पड़ेगा ना।
प्रोसेस तो समझना पड़ेगा। क्या है समझो कि जो जिंक का यानी जिंक सल्फेट विलयन था उसका जिंक कहाँ आ गया है, कैथोड पर, आर के जिंक के रूप में बदल गया। अब विलयन का तो जिंक सब कहाँ चला गया, कैथोड पर, आयरन पे चला गया। तो विलयन में जिंक है कहाँ, तो विलयन में सल्फेट आयन वैसे ही पड़ा रहेगा, नहीं। अब विलयन के अंदर वापस से क्या आएगा, जिंक आएगा। ये जो एनोड का जिंक है वो भी आयनीकृत हो जाएगा और एनोड का जिंक आयनीकृत होकर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके वापस से यही जिंक सल्फेट बना लेगा और विलयन ज्यों का त्यों रह गया। इसका मतलब है कि विलयन का जिंक चला गया कैथोड पर और विलयन के जिंक तो कैथोड पर चला गया, तो विलयन में जिंक रहा नहीं। तो जितना जिंक विलयन का कैथोड पर जाएगा उतना ही जिंक एनोड से कहाँ आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। ओवरऑल विलयन के जिंक में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव किस में आया, कमी किस में आएगी, कमी आएगी एनोड के जिंक में। कमी किस में आएगी, एनोड के जिंक में। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। भाई देखो थोड़ा तो समझना पड़ेगा मेरा भाई, ऐसे तो काम नहीं चलता है। अब समझो भाई, यही था जस्तीकरण। अब तुमको बोला सर थोड़ा सा तो मसला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मसला इसमें दूर हो जाएगा। मैं हूं ना भाई, टेंशन लेने का नहीं। माइक का, बाप का, बाइक का, सबका बल्ला लेकर रहते आदिल भाई। हाँ ओके, सो अब समझते यहां पर हम लोग फिर से हम लोग यहाँ पे विद्युत लेपन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो कैथोड है ये एल्यूमिनियम का ले लिया और यहाँ पे जो एनोड है वो हम लोग चांदी का ले लिए। इसका मतलब है कि कैथोड जिसका लेते हैं उस पर हमको परत चढ़ानी है, एनोड जिसका लेते हैं उसका परत चढ़ाना है, और जिसका परत चढ़ाना है उसी का आपको विलयन लेना है। जैसे आप चांदी की परत चढ़ाना चाहते हैं तो चांदी का ही विलयन लेना है। यानी ये सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो अपन को ये भी है विद्युत लेपन का क्रिया। इसमें अपने को क्या करना है, एक बर्तन लेनी है, उसमें हमने रख लिया है एल्यूमिनियम, और उस एल्यूमिनियम का जो रॉड है उसको बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा, यानी वो कैथोड बन गया। और फिर उसी के अंदर हमने चांदी का रॉड लिया है जो कि हमने उसको बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा, वो एनोड बन गया। इसका मतलब है चांदी की परत चढ़ानी है एल्यूमिनियम के ऊपर, और जिसकी परत चढ़ानी है ध्यान रखिए उसी का विलयन लिया जाएगा। यानी कि हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिया है क्योंकि सिल्वर का परत चढ़ाना है। अब क्या होगा, वही काम होगा, धारा प्रवाहित कराया जाएगा दोस्त इसके अंदर। क्या प्रवाहित कराया जाएगा, धारा। जैसे धारा प्रवाहित कराएंगे क्या होगा कि जो विलयन का सिल्वर नाइट्रेट है ये वापस से आयनीकृत होगा, ये वापस से आयन में बदलेगा। ये किस में बदलेगा, आयन में बदलेगा। ये भी क्या होगा, आयन में बदलेगा। दोनों किस में बदलेगा, आयन में। अब ये जो सिल्वर आयन है ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर। कैथोड पर सिल्वर का लेयर बन जाएगा। जितना भी विलयन का जो ये सिल्वर होगा, विलयन का सिल्वर, वो सब सिल्वर आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, यानी एल्यूमिनियम के ऊपर। और विलयन के अंदर का सारा सिल्वर चला गया कहाँ, कैथोड पर। विलयन में सिल्वर की कमी हो गई तो क्या होगा कि ये जो आपने एनोड जो लिया हुआ है सिल्वर का, अब ये भी आयन में बदलेगा और फिर ये आयन में बदलकर विलयन के अंदर आकर नाइट्रेट से जुड़ जाएगा और फिर विलयन सिल्वर नाइट्रेट रह जाएगा। ओवरऑल सारा विलयन का सिल्वर एल्यूमिनियम पर आ गया और फिर जो विलयन के अंदर चांदी का जो एनोड लिया है वो वहां से उतना सिल्वर विलयन में आ जाएगा। यानी यहाँ का सिल्वर यहाँ और यहाँ का सिल्वर इसमें आ जाता है। तो विलयन के सिल्वर में कोई कमी नहीं आई और एनोड के सिल्वर में कमी आई। और ये तरीका है कि इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत लेपन की क्रिया करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलो एक और चीज बता देता हूँ तुमको दोस्त, एक और जबरदस्त चीज है। वो चीज क्या है, अम्लराज, एक्वा रेजिया। ये अम्लराज क्या होता है कि देखो हाइड्रोक्लोरिक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अम्ल है। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल ये भी पावरफुल अम्ल है। अब ये दोनों पावरफुल अम्ल में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जब आपस में मिला देते तो जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कहलाता है अम्लराज। समझ में आया क्या, फिर समझो अम्लराज क्या होता है। तो अम्लराज होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 हिस्सा और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 हिस्सा का जब मिक्सचर बना देते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को कहते हैं अम्लराज। अब देखो ये खुद सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पावरफुल अम्ल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल पावरफुल अम्ल है, और इसका 3 हिस्सा और इसका 1 हिस्सा जब हम मिक्सचर मिला देंगे तो और भी बहुत ज्यादा पावरफुल अम्ल बन जाएगा जो कि अम्लराज यानी एक्वा रेजिया कहलाता है। ये यहाँ तक कि सोने एवं प्लेटिनम तक को भी घुला सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।